तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेस 1.2 में। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं जो इकोनॉमिक्स के जो क्लास 10 की जो इकोनॉमिक्स है उसके चैप्टर नंबर जो 4 है, जिसका नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। क्या है हमारी वित्तीय संस्थाएं। इसके जितने भी सब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, उसकी सारे क्वेश्चन आंसरों को हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। एक ही वीडियो हम लोग देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो को बिल्कुल भी क्लिक ना करें, वीडियो का अंत तक बने रहे। और अपने साथ आपको रखना क्या है, एक कॉपी और एक कलम रखना है, और आपको साथ में साथ कॉपी करते जाना है। और हमारे बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए कि हमने क्या बोला, ठीक है। हम बस क्वेश्चन को पढ़ते नहीं, ताकि क्वेश्चनों को हम लोग समझाते भी हैं। तो बिना टाइम गवाए आपका शुरू करते हैं ये क्लास, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, इसका जो जिसका नाम है हमारे वित्तीय संस्थाएं। इसका चैप्टर नंबर जो पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है वित्तीय संस्थाएं से आप क्या समझते हैं। देखिए भैया, यही पूछ लिया कि वित्तीय संस्थाएं से आप क्या समझते हैं। देखिए इसका आंसर क्या जाएगा, हमारे देश की वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम एवं व्यवसाय के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ऐसे संस्थाओं को वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के यहाँ पूछा गया है कि राज्य की वित्तीय संस्थान को कितने वर्गों में बांटा जाता है, संक्षिप्त वर्णन करें। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, राज्य की वित्तीय संस्था को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला भाग क्या है, गैर संस्थागत। नंबर दूसरा क्या है, संस्थागत। पहला क्या है, गैर संस्थागत, दूसरा क्या है, संस्थागत, ठीक है। गैर संस्था में क्या हुआ, जिसमें कोई संस्था ना रहे, ठीक है। और संस्था में जिसमें कि संस्था बना रहे, ठीक है। उसके देखिए पहला पूछा गया है कि गैर संस्थागत क्या है। तो इसका देखिए आंसर क्या जाएगा, गैर संस्थागत। इसका आंसर क्या जाएगा कि गैर संस्थागत, ठीक है, इसके अंतर्गत महाजन, सेठ, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार एवं अन्य लोगों के द्वारा ऋण उपलब्ध कराई जाती है, उसे कहते हैं गैर संस्थागत। जैसे देखिए हमारे गांव में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मतलब कि प्राइवेट के द्वारा मतलब कि 10 लोगों से पैसा जमा लेते हैं, और मतलब कि उसे पे पैसा जब पड़े उसे अधिक पैसा सूद पे उसे पैसा वापस करते हैं। या कोई सेठ रहे, कोई मतलब कि धनी लोग रहे, या कोई साहूकार रहे, या कोई व्यापारी उससे पैसा लेते हैं, या अपने मतलब कि ये रिश्तेदार, चाचा, मौसा, मौसी किसी से पैसा लेते हैं और उसे सूद समेत बाद में वापस करते हैं, तो उसे कहते हैं गैर संस्थागत। क्या कहते हैं, गैर संस्थागत। उसके बाद क्या है, संस्थागत। जैसे कि संस्थागत संस्थाएं लिख के डैश देंगे, इसमें लिखेंगे इसके अंतर्गत सहकारी, ठीक है, सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्या, ठीक है, नाबार्ड एवं अन्य के द्वारा ऋण उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। जैसे आपका बैंक के द्वारा आपको ऋण दिया जाएगा, जिसमें आपका कागजात बहुत आपसे खोजेगा और आपको कम सूद पे आपको अधिक ऋण दे देगा, ठीक है। तो इससे वो क्या बोलेंगे, संस्थागत, ठीक है, संस्था के द्वारा दिया गया। और ये गैर संस्था में क्या कोई व्यक्ति है नहीं, बस वो आपको बस ऋण दे दिया, ठीक है। उसके देखिए इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए मतलब कि जो साख यहाँ पूछा गया, सबसे पहले इसका साख का मतलब क्या हुआ, इस साख का मतलब हुआ क्या, क्रेडिट। क्या हुआ, क्रेडिट। विश्वास या भरोसा। क्या हुआ, विश्वास या भरोसा, ठीक है। अगर आपका साख अच्छा है तो आपको ऋण मिलेगा, अगर आपका साख अच्छा नहीं तो वो आपको ऋण नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर पूछेगा साग करने क्या होता है, ये नहीं बोल दिएगा साग सब्जी होता है, साग जो साग खाते हैं वो साग नहीं भैया, ये साख है। ये क्या है, साख है, स्वाकर खो साग। साग का मतलब क्या होता है, विश्वास या भरोसा। इंग्लिश में क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। उसका देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारे राज्य के अधिकांश किसान छोटे या सीमांत होते हैं, जिसके पास आय की कमी है तथा वे अपना बचत नहीं के बराबर कर पाते हैं। किसान को कृषि के लिए बीज, खाद, सिंचाई एवं कृषि से संबंधित अन्य साधनों के लिए साख या ऋण की आवश्यकता होती है। यानी कि साख या ऋण की आवश्यकता होती है कि सरकारों से वो ऋण लेते हैं कि हमें खाद दीजिए या बीज दीजिए या सिंचाई की व्यवस्था कीजिए, ठीक है। और आपको तभी मिलेगा जब आपका साख अच्छा है, तभी आपको मिलेगा क्या, ऋण आपको मिलेगा, ठीक है। उसके क्वेश्चन में देखिए 4 क्या पूछा कि बोला गया, क्वेश्चन देखिए आपका 4 है
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है व्यवसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं, संचित वर्णन करती है। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी अपने कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यवसायिक बैंक प्रायः 4 प्रकार के जमा राशि स्वीकार करते हैं जो निम्नलिखित हैं, जो निम्नलिखित दिया है। पहला क्या है, अस्थायी जमा। कितने प्रकार देते, पहले जब पूछेगा कि व्यवसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि स्वीकार करते हैं, तो 4 प्रकार। कितने प्रकार के करते हैं, 4 प्रकार के करते हैं। तो पहला कौन हो जाएगा, अस्थायी जमा, दूसरा चालू जमा, तीसरा संचयी जमा, और आपका लास्ट में क्या जाएगा आवर्ती जमा। तो इसका देखिए पहला क्या है, पहला दूसरा तीसरा सभी को हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है अगर बोले अस्थायी जमा की बात करें तो अस्थायी जमा आपका क्या जाएगा, इस प्रकार के खाते में जमा राशि को एक निश्चित अवधि के लिए रखा जाता है जिस पर बैंक के द्वारा एक आकर्षक बीज भी दिए जाते हैं। ठीक है, निश्चित, जैसे हमने कि हमारे गांव में बेटी बहू के लिए हमने कि जो छोटी बच्ची लड़की जन्म होती है तो उसके मम्मी पापा क्या करते हैं, भाई जब ये बड़ी हो जाएगी तो इसे दहेज देना पड़ेगा, अभी कुछ जमा करते हैं और जब ये 18 वर्ष की होगी तभी ये पैसा निकाल पाएगा। उसे ही करते थे जमा, अस्थायी जमा करते। एक बार जमा हो गया, वो जब लड़की होगी 18 साल की होगी तो वही लड़की पैसा निकालती है, उसके अलावा कोई पैसा नहीं निकाल सकती, उसे कहता है अस्थायी जमा। ठीक है, उसके देखिए दूसरा नंबर क्या है, चालू जमा। क्या बोला गया है, चालू जमा। इसमें आ जाएगा इस प्रकार के खाते में अपनी मर्जी से राशि को निकाला या डाला जा सकता है। जैसे मम्मी पापा कभी जमा करते हैं कभी निकाल लेते हैं, उसे कहते हैं चालू जमा। नंबर 3 क्या है, संचयी जमा। क्या पूछा है, संचयी जमा। इसमें क्या हो जाएगा, इस प्रकार के खाते में रुपया जमा करने वाले जब चाहे रुपया जमा कर सकते हैं, लेकिन रुपया निकालने का अधिकार सीमित रहता है, वह भी एक निश्चित रकम से अधिक नहीं। इसमें चेक की सुविधा भी प्रदान की जाती है। संचय जो किसे कहते हैं, इसमें जमा तो कोई व्यक्ति कर सकते हैं लेकिन निकालने में कोई खास व्यक्ति आना चाहिए। ठीक है, कोई खास व्यक्ति आना चाहिए और कुछ खास रकम ही आप निकाल सकते हैं। इन्हें कि जितना जमा करें उतने की जितना मन देता है आप एक बार में ही निकाल सकते हैं, और इसमें चेक का भी व्यवस्था किया गया है। ठीक है, उसके देखिए क्वेश्चन इसमें पॉइंट नंबर 5 क्या है, आवर्ती जमा। क्या आवर्ती जमा, इसमें लिखेंगे जैसे लिखना है, इस प्रकार के खाते में व्यावसायिक बैंक साधारणतः अपने ग्राहकों से प्रति माह एक निश्चित रकम जमा के रूप में एक निश्चित अवधि जैसे 60 माह या 72 माह के लिए ग्रहण करता है और इसके बाद एक निश्चित रकम भी देता है। इस प्रकार के एक अन्य जमा संचय समयावधि जमा भी होती है। हमने कि पूछ रहा है कि 60 महीना में हो जाएगा आपका, ठीक है, या 5 साल या आपका 6 साल में आप जब पैसा जमा कर लीजिए और एक बार उसे निकाल लीजिए। उसके 6 या 7 महीना साल पूरने से पहले आप नहीं निकाल सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आवर्ती जमा। ठीक है, उसके देखिए आपका सब इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा गया है, वो है सहकारिता सब क्या समझते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सहकारिता सब क्या समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बतलाते हैं सहकारिता की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1904 में। कब हुआ था, 1904 में। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सहकारिता करते हैं। क्या बोलते हैं, 2, 4, 10, 15, 20 लोग मिलकर आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं। क्या बोलते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप में मिलकर सभी लोग कुछ ना कुछ पैसा जमा करते हैं और जिस व्यक्ति को पैसा की आवश्यकता होती है वो व्यक्ति पैसा निकाल लेते हैं और उससे कुछ नए काम शुरू करते हैं और सूद समेत फिर पैसा वापस करते हैं। फिर नए व्यक्ति उस पैसा का उपयोग करता है, फिर अगले व्यक्ति उपयोग करेंगे, उसे ही सहकारिता कहेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग मिलकर अपने गाँव में देखते हैं, बिहार में तो पूरा फेमस हो गया है ना, उसका नाम ही लोगों आप दे दिया है 10 टकिया। क्या नाम देंगे, 10 टकिया, कि 10 रुपया जमा करेगा, हर सप्ताह 10 रुपया जमा करेगा। ठीक है, उससे कुछ व्यक्ति पैसा लेंगे। इसमें सरकार भी अब हस्तक्षेप करते हैं, सरकार भी उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसे हम लोग सहकारिता करते हैं। तो 10 टकिया से आप नाम रखना है, आपको सजा रखना है, वही से आपका सहकारिता हो गया। ठीक है, उसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका देखिए क्या है कि स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। क्या वही हो गया आपका स्वयं सहायता समूह। ठीक है, क्या पूछा गया, स्वयं सहायता समूह, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी आपका हम VBI लगाते हैं, जितना भी क्वेश्चन है उसे हम VBI लगा देते हैं। ठीक है, तो जिसमें VBI लगाते हैं उस क्वेश्चन को तो आप लोग 100% आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है, स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 15-20, क्या बोला है,
ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 व्यक्ति, खासकर महिलाएं, खास करके कौन महिलाएं, तो भैया 10 टकिया जमा करते हैं वो कौन करते हैं, खास करके महिलाएं ही करती है। आप लोग देखते होंगे अपने मम्मी पापा को, ठीक है। तो क्या बोला गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थात गाँव में 15-20 व्यक्ति, खास करके महिलाएं का एक नौपचारिक समूह होता है। एक समूह बनाया जाता है जो अपनी बचत तथा बैंकों से लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों के पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं और विकास गतिविधियां चलाकर गांव का विकास और महिलाएं सशक्तिकरण में योगदान करते हैं। स्वयं सहायता समूह कहलाते हैं, ठीक है। अगर पूछा गया स्वयं सहायता समूह का हस्तांतरण कब किया गया था, 1919 में राष्ट्र के द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार हुई, संचित वर्णन करें। इसमें भी आपका VBA लगाते हैं, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका चैनल में पूछे जाते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा भारत में सहकारिता की शुरुआत निर्धन तथा कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान एवं किसानों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हुआ। इसके लिए 1904 में का आपको बता पहले बतला दिया है, 1904 में, ठीक है। 1904 में एक सहकारिता शाख समिति विधान पारित हुआ, जिसके अनुसार गांव का नगर में कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी शाख समिति की स्थापना कर सकते थे, ठीक है। उसके देखिए नीचे वो पैराग्राफ करके लिखेंगे, इसमें सुधार लाने तथा इसके क्षेत्र में विस्तृत रूप देने के लिए 1912 में एक और अधिनियम बनाया गया। 1919 में ईस्वी में राजनीतिक सुधारों के अनुसार सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय बन गए, ठीक है। अतएव इसके संचालन का भार अब राज्य सरकारों के हाथ में आ गया, ठीक है। सहकारिता समितियों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति सहकारी बैंक के द्वारा होती है, जो हमारे देश में 3 स्तरीय प्राथमिक सहकारी, ठीक है, समितियां, केंद्रीय सहकारियां और पूछा गया राज्य सहकारी बैंक, ठीक है, पर काम करते हैं, ठीक है। उसके देखो क्वेश्चन में देखिए 9 है और इस चैप्टर का आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करें। इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा गांव, कस्बा और जिला में गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर ऋण मुहैया कराया जाता है। इससे छोटे पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान होती है और आपको बिजनेस करने के लिए आपको पैसा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक में आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो यहाँ तक में आपको ये वीडियो समाप्त होता है, ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।